हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यतिकरण करने वाली जो तरंगे हैं, व्यतिकरण करने वाली जो दो तरंगे हैं, उसके किसी एक तरंग के मार्ग में अगर कोई टी मोटाई का स्लैब रख दिया जाए, पारदर्शी स्लैब रख दिया जाए कांच का, टी मोटाई का, जैसे रेस चली जाती हो, ऐसा नहीं कि अपारदर्शी हो। तो जो फ्रिंज हैं, जो फ्रिंज बनती हैं, उसकी शिफ्टिंग हो जाती है, मतलब वो विस्थापित हो जाती है, शिफ्ट हो जाती हैं। तो उसकी शिफ्टिंग मतलब कि कौन सी फ्रिंज कितनी शिफ्ट होती है, तो वो हम शिफ्ट निकालेंगे। जैसे केंद्रीय फ्रिंज जो है सेंटर से कुछ दूरी हट जाती है, तो कितनी हटती है, यानी विस्थापन निकालेंगे, विस्थापित दूरी। अब तक तो हमने उसका पोजीशन देखा और कंडीशन देखा कि किस किस कंडीशन में दीप्त फ्रिंज बनेगी और किस किस कंडीशन में अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो जब पाथ डिफरेंस है ना, लैम्डा का पूर्ण गुणज होता था, एन लैम्डा होता था, तो दीप्त फ्रिंज बनती थी। जब पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता था, यानी लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होता था, तो अदीप्त फ्रिंज बनती थी। एकांतर क्रम और सेंटर में क्या होता था, सेंटर में बनती थी दीप्त फ्रिंज, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या होता था, 0 होता था। तो केंद्रीय फ्रिंज क्या होती थी, दीप्त होती थी, है ना। केंद्रीय फ्रिंज क्या होती थी, दीप्त। तो यहाँ सी पे जो है केंद्रीय फ्रिंज मान ली ये बनती थी, है ना। फिर इसके बाद डॉर्क बनती थी, है ना, D1, फिर इसके बाद B1, फिर इसके बाद D1। इस तरह से फ्रिंजेस बनती हैं, इस तरह से क्या होती थी, बनती जाती थी एकांतर क्रम में, है ना। D2, D3 और ये B1, B2 ऐसे। और एक मतलब दो क्रमागत यानी कि दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, या क्रमागत दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, इसे फ्रिंज चौड़ाई कहते थे। क्या कहते थे, फ्रिंज चौड़ाई। सेंटर पे यहाँ से दो रेस निकलती थी, तो सेंटर पे पाथ एक साथ पहुंचती थी, मतलब कि डिस्टेंस दोनों की समान थी यहाँ से। तो पाथ डिफरेंस 0 होता था, तो केंद्रीय फ्रिंज जो होती है, जिसको पहली भी हमने बोला है, पहली भी बोल सकते हैं, वो चमकीली होती है। इसके बाद अदीप दीप अदीप दीप ऐसे बनती थी। अब हम उसके एक मार्ग में क्या करेंगे, कोई टी मोटाई का पारदर्शी प्लेट रख देंगे, कांच का गुटका रख देंगे, तो ये फ्रिंजें जो है शिफ्ट कर जाती हैं। सेंट्रल फ्रिंज से कुछ शिफ्ट, तो कितनी शिफ्ट होती है वही हमको निकालना, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम जो है ये देखते हैं इसमें। तो हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग है कि व्यतिकारी प्रकाश पुंज के किसी एक के मार्ग में, व्यतिकारी प्रकाश पुंज के व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंग के, या व्यतिकारी प्रकाश पुंज के किसी एक के मार्ग में टी मोटाई का पारदर्शी प्लेट रख दिया जा रहा है। पारदर्शी प्लेट रखने का प्रभाव, रखने पर प्लेट रखने का प्रभाव, प्लेट रखने का प्रभाव। तो प्रभाव क्या होता है कि वो शिफ्ट कर जाती है ना। अभी हम वही शिफ्टिंग निकालना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये वाला, जैसे दो, पहले एक सिंगल स्लिट, एक रेखा छिद्र था S1 S2, तो हम डायरेक्ट अब S1 S2 दो रेखा छिद्र है, यहाँ से जो है द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। पहले यहाँ से आती हैं, ये
प्लेन समतल तरंगाग्र S1 से आता था, यहाँ से तरंगाएं निकलती थी, तो ये भी द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करता था। एक वेव फ्रंट को दो भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पे क्या होता था ना, जो उसका एक्सपेरिमेंट है यंग का, वहां पे वेव फ्रंट जो तरंगाग्र का डिवीजन होता था, एक साथ पहुंचती थी समान कला में, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है क्योंकि एक ही प्रकाश स्रोत था, एक ही एक वर्णी प्रकाश था। तो यहाँ पे समान कला में यहाँ पहुंचती हैं। फिर यहाँ से इनकी जो कलांतर, जब समान कला में यहाँ से आती है तो कलांतर 0 होता था। यहाँ से यहाँ जाने में पथ में डिफरेंस होता था, इसके कारण व्यतिकरण होता था। तो कहीं पे समान कला में जहाँ मिलेंगी, यानी पथांतर हमने लिखा था ना, वो सारी कंडीशन बताएंगे। अगर पथांतर n लैम्डा होगा दीप्त बनेगी, 2n-1 λ/2 होगा तो अदीप्त बनेगी। वो हमारी कंडीशन थी। तो हमने उसमें एक पाथ डिफरेंस डेल्टा x निकाला था, YD कैपिटल D। फिर यहाँ से शिफ्टिंग निकाला था, यानी कि पोजीशन, रेखी फ्रिंज की जो पोजीशन होती है, रेखी दूरी उसकी कितनी कितनी दूर पे सेंटर से बनेगी, या रेखी दूरी या रेखी पोजीशन, जिसको हमने YN कहा था, वो आया था कैपिटल D स्मॉल d डेल्टा x। और यही डेल्टा x जो पथांतर है, अब हम दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता था, यही डेल्टा x की जगह हम लोग n लैम्डा देते थे, और अदीप्त के लिए 2n-1 λ/2। और बाकी कंडीशन, या n 0 से शुरू होता था या n x से शुरू, और यहाँ पे पुट करके हम लोग ये निकालते थे, है ना, रेखी पोजीशन मतलब रेखी स्थिति, रेखी दूरी सेंटर पे, तो क्या बनती थी 0। अब क्या है कि उसके एक मार्ग में हम लोग यहाँ पे एक पर्दा रखा है d दूरी पर, है ना। यहाँ पॉइंट P हमने लिया था एक जनरल पॉइंट, तो यहाँ से एक रे आई थी और यहाँ से एक रे आई थी, ठीक। और इसके सेंटर से मान लीजिए एक रे ले लिया, मतलब वो तो ऐसे ही मिला दिया था, सेंटर यहाँ वो था, इसका सेंटर यहाँ से C मान लिया था। और ये मान लिया था कि जो फ्रिंज का विस्थापन y है, y डैश जो है, फ्रिंज y डायरेक्ट दिशा दूरी से विस्थापित हो जाती है। और यहाँ बीच में जो है T मोटाई का स्लैब मतलब कांच का प्लेट रख दिया गया है ना। इसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू है या n, चलो म्यू है। और ये दूरी जो है क्या है, d है, स्लेटों के बीच की दूरी, ठीक। और इसका यहाँ पे लंब डाल दें तो n है, तो पाथ डिफरेंट है डेल्टा x था, ये हमने निकाला हुआ था, थीटा था, अगर ये मान लीजिए थीटा, यहाँ से वेव जो है चल रहे हैं, कंटिन्यूअस होनी चाहिए वेव, क्योंकि कला संबद्ध स्रोत से कंटिन्यूअस इमिट्स होनी चाहिए कला संबद्ध। और जो फेज डिफरेंस इनिशियल जो होता है वो मान लिया डेल 0 है और टाइम इंटरवल 0। बाद में पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर 2n पाई है तो दीप्त फ्रिंज बनती है, और 2n-1 पाई है तो अदीप्त फ्रिंज बनती है। तो यहाँ हम फेज नहीं, पाथ डिफरेंस की बात। अब क्या है कि जब व्यतिकरण करने वाली तरंग के रास्ते में कोई प्लेट नहीं रखी गई हो, पारदर्शी कोई प्लेट कांच की नहीं रखी गई हो, यदि व्यतिकरण करने वाली किसी एक
एक एक तरंग के मार्ग में, व्यतिकरण वाली तरंग के मार्ग में, अगर एक तरंग के मार्ग में मान लीजिए यदि व्यतिकरण करने वाली किसी एक तरंग के मार्ग में अगर कोई क्या न रखा गया हो, व्यतिकरण करने वाली तरंगों के मार्ग में, चलिए तरंग के मार्ग में कोई पारदर्शी प्लेट न रखी हो, कोई पारदर्शी प्लेट न रखी गई हो, तो जब न रखी गई हो तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस हमने जो पीछे कैलकुलेट किया है, पीछे हमने क्या है कैलकुलेट किया है, S2P माइनस S1P है ना, और इसको कैलकुलेट करके हमने क्या निकाला हुआ था, YD अपान कैपिटल D, ये हमने निकाला हुआ था, निकाल चुके हैं पीछे, है ना, YD अपान कैपिटल D पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। एक जनरल पॉइंट P लिया गया था कि ये दोनों यहाँ पे जा करके अब चाहे अदीप्त बनाए चाहे दीप्त बनाएंगी ना, और सेंटर पे तो अदीप्त बनेगी। तो अब देखेंगे कि ये y दूरी से ये वाली विस्थापित हो जाएगी। ये हमने एक जनरल पॉइंट लिया y कि ये वो ना y पे बनाती है सेंटर से इतनी दूरी पर। एक हम y डैश और सब पॉइंट में लेंगे कि देखेंगे ना कि उसमें सेंटर वाली जो फ्रिंज होती है शिफ्ट कर जाती है y डैश दूरी से या y दूरी से, तो एक नया पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे कि जब T मोटाई की पारदर्शी प्लेट प्रकाश तरंग के मार्ग में रखते हैं, जब T मोटाई की पारदर्शी प्लेट को है ना प्रकाश तरंग के मार्ग में रखते हैं, प्रकाश तरंग के मार्ग में रखते हैं, अब वही रख दिया। जिसका अपवर्तनांक क्या है, जिसका अपवर्तनांक म्यू है, रखते हैं जिसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। तो अब देखिए जब इसमें जो रेज जब इसमें चलेगी तो इसको हम लोग ज्यामितीय पथ कहते हैं। तो ज्यामितीय पथ में मान लीजिए T दूरी चलेगी तो उसके सापेक्ष y में कितनी चलेगी, तो हमने पीछे निकाला था जिसको हम लोग प्रकाशिक पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक पथ। आप याद करिए हमने ज्यामितीय पथ और प्रकाशिक पथ पिछले वीडियो में दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमने उसको बताया हुआ है, ठीक है। तो रखते हैं जिसका अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है। तो T मोटाई के प्लेट के सापेक्ष तरंग द्वारा y में चली दूरी क्या होगी, तो T मोटाई के प्लेट के सापेक्ष, तो T मोटाई के प्लेट के सापेक्ष तरंग द्वारा y में चली गई दूरी, हमने निकाला है y में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, म्यू T। मतलब है कि उसमें म्यू से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, म्यू से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी कहने का मतलब है इसमें अगर वो T ही दूरी तय कर रही है तो जितने समय में वो T दूरी इसमें तय कर रही है ना, उतने ही समय में अगर y में चले तो म्यू T दूरी चल जाएगी, यानी कुछ एक्स्ट्रा पाथ चली जाएगी अगर y से तुलना करें। तो अतिरिक्त पाथ कितनी चलती है, तो म्यू T माइनस T, यानी कि वही T कॉमन ले म्यू माइनस, इतना अतिरिक्त पाथ y में चलेगी सेम टाइम की अगर बात करें, ठीक है। तो सेम टाइम की ही बात हो रही है ना, यहाँ से यहाँ तक का समय y में चलने का समय। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक पथ। क्या कहते हैं, प्रकाशिक
पथ, ऑप्टिकल पाथ, इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक पथ, है ना, ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है। ठीक, तो y में इसके सापेक्ष वो y में अगर उसे चलना हो तो इतना दूरी एक्स्ट्रा जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं मतलब इतना दूरी चलेगी, एक्स्ट्रा कितनी जाएगी? तो म्यू टी माइनस टी होता है। ठीक है, तो हमें y में ही निकालना है। जब हम इसमें रख देंगे, इसको रख देंगे तो टी मोटाई कवर करके जाएगी, लेकिन हम उसको बदल देंगे कि ये अगर ना हो इसके सापेक्ष y में कितनी जाएगी, तो y में इतनी जाएगी, क्योंकि ये y में चल रही है ना, इससे इसकी तुलना करना है। ठीक है, अब प्रकाश तरंग को अब जो है प्रकाश तरंग को स्रोत S1 से पर्दे के बिंदु P तक पहुंचने में तरंग द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, है ना। अब दूरी कितनी चलेगी, तो देखिए y में ही हमको निकालना है ना, तो कितनी चलेगी? देखिए y में हम निकालेंगे तो जैसे देखिए S1 P में से अगर हम t घटा देंगे तो ये वाली चीज घटा देंगे तो इतना इतना y में चली। ठीक, फिर इसके सापेक्ष हो कितना y में चली, तो म्यू टी इतना में चली, तो y में चली गई दूरी। इस तरंग द्वारा y में चली गई दूरी ये होगी। देखिए S1 P में से t घटा देंगे तो ये y में हुई, और इस प्लेट की मोटाई के सापेक्ष तरंग y में कितनी चली, म्यू टी, तो कुल y में कितनी चली, ये, तो y में चली गई दूरी। तो S1 तरंग द्वारा, है ना, S1 तरंग द्वारा एक तरह से कह लिया जाए, S1 तरंग द्वारा y में P तक पहुंचने में तरंग द्वारा y में चली गई दूरी, तो वही तरंग S1 द्वारा y में चली गई दूरी कितनी होगी, ये। अगर ये ना होता तो y में चली दूरी सीधे सीधे S1 P है, ये मार्ग में आ गया तो इसको घटा दीजिए, तो इतना और इतना y में चली, और इस मोटाई के सापेक्ष y में कितनी चली, तो हम जानते हैं कि उसके अपवर्तनांक से गुणा कर दो तो म्यू टी और चली, है ना। इसके सापेक्ष अगर y में कितने चली तो इसके सापेक्ष y में भी इतनी चलेगी, तो टोटल y में कितनी चली, तो ये दूरी प्लस ये दूरी। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ये हम कहेंगे कि तरंग S1 द्वारा बिंदु P तक पहुंचने में y में चली गई दूरी क्या होगा, है ना। तरंग S1 द्वारा मतलब S1 से जो निकली, है ना, पर्दे के बिंदु P तक पहुंचने में y में चली गई कुल दूरी, y में चली गई दूरी, देखिए y में चली गई दूरी S1 P मतलब t, ये हटा दीजिए, फिर t के सापेक्ष हो कितनी y में दूरी चली, तो ये। ठीक, तरंग S1 द्वारा पर्दे के बिंदु P तक पहुंचने में y में चली गई दूरी ये हो गई, और ये कितनी चली, S2P, है ना। तो पथांतर क्या हो जाएगा, अब नया पथांतर जिसको डेल्टा x कहता है, अतः नया पथांतर क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग डेल्टा x डैश मानेंगे। तो देखिए नया पथांतर क्या हो जाएगा, S2P में से वो घटा देंगे, यहां से यहां तक में से ये इसके बराबर वाली दूरियां घटा देंगे, क्योंकि यहां से यहां तक जितना होगा उतना ये है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे। चलिए, अब तो नया पथांतर का मतलब क्या हुआ कि S
S2P में से इसको घटा दे, S1P माइनस T प्लस म्यू टी, या यहाँ से S2P माइनस S1P है ना, वो प्लस T हो जाएगा माइनस म्यू टी हो जाएगा। S1P माना पुराना वाला पाथ डिफरेंस, और यहाँ से T कॉमन लेंगे, 1 माइनस म्यू हो जाएगा, यही 1 माइनस म्यू। और ऐसा है, एक मिनट इसको ऐसा करिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए टी, तो म्यू माइनस 1, इसलिए यह प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक, तो जो पहला वाला पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स बराबर क्या आया था, वाई डी माइनस कैपिटल डी। अगर ये मान लीजिए कि सेंटर से इसकी दूरी y है ना, जैसा आपने पीछे निकाला हुआ है, तो P वाली की दूरी है, तो कहने का मतलब कि जो फ्रिंज P पे बनेगी वो सेंटर से कितनी दूरी पे बन रही है, तो y, और ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, ये पर्दे की दूरी है, और यहाँ पे हो जाएगा T म्यू माइनस 1, है ना। अब देखिए केंद्रीय फ्रिंज के लिए हम पथांतर क्या होना चाहिए, ये तो आ गया। केंद्रीय फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज के लिए पथांतर जानते हैं, डेल्टा एक्स डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। भाई यहाँ पे तो दोनों सेम, ये तो रास्ते में है ना, यहाँ की बात करें तो दोनों सेम फेज में पहुंचेंगे, मतलब एक साथ पहुंचेंगे यहाँ पे ना, तो केंद्रीय फ्रिंज के लिए दोनों सेम रास्ता तय करेंगे, तो इसलिए 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वाई डी कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, पथांतर सेंट्रल के लिए पथांतर 0 होगा, हमने पीछे निकाला भी था कि केंद्रीय फ्रिंज के लिए जो है पथांतर क्या होना चाहिए, 0, होता भी, और यही कंडीशन है, ये दीप्त फ्रिंज होती है। क्यों? क्योंकि पथांतर 0 है, और उसके कंडीशन में भी आता है कि जब डेल्टा एक्स एम लैम्डा हो जाए एन 0 1 2, यानी डेल्टा एक्स जब 0 होता है तो कौन सा व्यतिकरण बनता है, समपोषी व्यतिकरण बनता है ना। तो यहाँ सेंटर पे हमने देखा था समपोषी, तो उसके लिए हमने कहा पथांतर 0। तो ये चीज अगर हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा टी म्यू माइनस 1, ठीक। और यहां से अगर हम y निकालें तो y निकालने के लिए d इधर हो जाएगा, स्मॉल d नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा t म्यू माइनस 1, ये चीज आएगी। तो ये y यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे ठीक। तो ये y जो है, ये जो सेंटर पे फ्रिंज बनती है उसका विस्थापन बता रहा है ना, उसका क्या बता रहा है, विस्थापन बता रहा है। तो बिंदु C से केंद्रीय फ्रिंज की विस्थापित दूरी, यहां लिखेंगे कि बिंदु C से केंद्रीय फ्रिंज की विस्थापित दूरी, तो वो विस्थापित दूरी जिसको हमने y कहा है वो हो जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी टी म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है ना कि हमने
ये जो निकाला है y वो इसके लिए निकाला है ना कि इसके लिए। हमने तो ये एक जनरल पॉइंट लिया था, इसके लिए एक पाथ डिफरेंस निकाला था ये कि y और डेल्टा x में क्या रिलेशन है एक जनरल पॉइंट P के लिए, ठीक है ना, जो कि सेंटर से y दूरी पर है। अब हम ये जो कंडीशन निकाले हैं वो C वाले के लिए निकाले हैं, ना कि इसके लिए, क्योंकि हमने ये जो लगाया है वो किसके लिए लगाया है, C के लिए लगाया, ठीक है ना। और ये जो YD अपन कैपिटल D का जो फार्मूला हम लोग कल वाले वीडियो में बनाया था वो पॉइंट P एक जनरल पॉइंट के लिए निकाला था कि जो सेंटर से इतनी दूरी पे थी। बाकी हमने y को जनरलाइज कर दिया y1, y2, y3 के लिए, इस आधार पे जनरलाइज कर दिया कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो y0 मतलब C पे आएगा। अगर पाथ डिफरेंस मतलब है कि लैम्डा है, अगर हम डिप की बात करें 1 0 1 2 3 बात रखें, अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे C पे आएगा y0। अगर n 1 रखेंगे तो y1 मतलब यहाँ पे y2 y3। तो एक जनरल फार्मूला मिल गया, उसके आधार पे अब हम इसके अंदर सभी फ्रिंजों की दूरी हम सेंटर से निकाल सकते थे, है ना। 0 के लिए यहाँ पे मिलेगा, और y1 के लिए यहाँ पे, y2 के लिए यहाँ पे, y3 के लिए यहाँ पे, y4 के लिए, ये p एक जनरल था जो y दूरी पे था। अब देखिए यहाँ पे जो y है हमने सेंटर वाली कंडीशन रखी ना, तो वहां पे सेंटर या इसको y0 रख दीजिए। चलिए जब हम लोग सेंटर की बात करेंगे तो इसे y0 कर दीजिए, है ना। सेंटर की बात करें y0 या y0 कर दीजिए इसको, है ना। यहाँ पे तो ठीक है, जब ये पथांतर 0 रखेंगे तो इसका मान बदल जाएगा, वो आपकी मर्जी है, y ही रखिए, है ना। जहां पे y0 क्या है, बिंदु C से केंद्रीय फ्रिंज की विस्थापित दूरी है, तो केंद्रीय फ्रिंज की विस्थापित दूरी कितनी आई, ये आई, है ना। अगर हम यहाँ पे इसको रख देते क्या, डेल्टा x बराबर लैम्डा रख देते, क्योंकि दूसरी जो फ्रिंज कोई भी फ्रिंज के लिए रख सकते हैं, क्योंकि सेंटर पे तो पथांतर 0 होता है, इसलिए हम सेंटर वाली फ्रिंज की हम तो बात कर लिए। अगर हम न्यू पथांतर के लिए n लैम्डा, तो n तो 0 रखे तो सेंटर वाली में लिखेंगे, अगर n का 1 रखें तो लैम्डा आएगी। तब जो सेंटर के बाद वाली फ्रिंज है वो कितनी विस्थापित होगी, है ना। तब वहां पे हम y को y1 बोल देंगे, y1 ब्राइट। और उस तरह से जब हम ये देखें कि हम 0 वाली बात कर रहे हैं तो यहाँ वाली फ्रिंज का, तो ये y यहाँ की पोजीशन बताएगा, तो इसको y0 बोल दीजिए। क्या बोल दिए, y0 या y0 बोल दिए। तो ये बता रहा है ना कि जो सेंटर वाली फ्रिंज है इतनी दूरी से विस्थापित कर गई, अगर मार्ग में हम टी मोटाई का प्लेट रख दें जिसका अपवर्तनांक म्यू है, तो वो सेंटर वाली ये जो है इतनी दूरी से शिफ्ट कर जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। और इधर सारी चीजें पॉजिटिव आ रही हैं, यहां पर इस फार्मूले में कोई चीज नेगेटिव नहीं है, इसीलिए ये भी क्लियर है कि जो फ्रिंज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इधर जितने भी क्वांटिटीज हैं एक तरह से ऑल आर पॉजिटिव, तो शिफ्टिंग किधर होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ और भी हम बताते हैं, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो हमारा जो केंद्रीय फ्रिंज जो हुई y0 वो
इतनी दूरी से शिफ्ट कर गए सेंटर से, इतना, ये रखने के बाद अब हम जानते हैं वृत्त चौड़ाई क्या होती है, जिसको W से भी, इससे भी होता है ना। तो हम जानते हैं कि ये बराबर होता है लैम्डा अपान स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी होता है। तो यहाँ से जो है ये बीटा बटे लैम्डा यहाँ रखिए, और कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो जहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी है वहाँ पे ये रख दीजिए। तो हमारा शिफ्टिंग एक और फार्मूला बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, बीटा अपान लैम्डा टी म्यू माइनस 1, ये बन जाएगा एक। हाँ, तो ऐसा है कि मैं जो है इसके पहले एक वीडियो जो है शूट कर रहा था, और वो जो है हम ये देख रहे थे कि जब किसी अध्यारोपित होने वाली तरंग के मार्ग में अगर कोई वेव, कोई स्लैब कांच का रख दिया जाए, तो फ्रिंज जो है का जो ब्राइट फ्रिंज होती, क्या वो सेंटर में बनती है? तो सेंटर पे नहीं बनती, क्योंकि उस वक्त उसका पाथ डिफरेंस 0 नहीं होता और वो शिफ्ट कर जाती है, ठीक है ना। तो हम शिफ्टिंग का हम जो है वो फार्मूला निकाले थे। अब कुछ कारणों के वजह से हमें वीडियो ही रोकना पड़ा था, उसी के आगे हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ये भी वीडियो, जिसमें हम ये जो है ये देखेंगे कि सिर्फ विस्थापित फ्रिंजों की संख्या निकालना। बस यहीं से शुरू करते, बाकी हो गया था, है ना। यहाँ हो जाएगा कि विस्थापित फ्रिंजों की संख्या, तो वो होता है वो y दूरी से जितना विस्थापित हुआ एक फ्रिंज की चौड़ाई से अगर हम भाग देते, ठीक है। तो हमारा y जो आया था, हमने अभी उस केस में वो आया था म्यू नॉट माइनस 1 टी अपान जो है लैम्डा था, और बीटा से यहाँ डिवाइड होगा, बीटा कट गया, तो विस्थापित फ्रिंजों की संख्या आएगी म्यू माइनस 1 टी अपान लैम्डा, ठीक है। वो आया कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले क्या होती थी, ब्राइट फ्रिंज बनती थी सेंटर में, S1 S2 था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसको बराबर पाथ तय करना होता था, तो पाथ डिफरेंस 0 था, इसलिए सेंटर पे ब्राइट, ठीक है, बनती थी। लेकिन यहाँ पे कांच का जो स्लैब रख दिया, कांच का प्लेट टी मोटाई का रख दिया गया, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कवर कर लेती थी इसके मुकाबले। तब यहाँ पाथ डिफरेंस नहीं होता था, एक करीब म्यू माइनस 1 टी इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवर्स कर लेती थी। तो चूंकि अब ये कुछ और पाथ ट्रेवल कर रही है, कुछ और पाथ, दोनों के पाथ में हो गया डिफरेंस, तो इसीलिए ब्राइट यहाँ पे नहीं बन रहा था, ये कुछ शिफ्ट हो गया था, है ना। ये जो ब्राइट अब बनाना, अब इसी पाथ डिफरेंस को 0 करने के लिए हमें या तो नीचे या तो ऊपर जाना होगा। तो चूंकि फार्मूले में हमने देखा था कि ऑल आर पॉजिटिव आया था, तो शिफ्टिंग ऊपर होती है, और ऊपर होती क्यों भी है ये भी आप देख सकते हैं कि ऊपर क्यों होती है। अब जैसे कि ये ज्यादा है, ये पाथ क्या है, ज्यादा ट्रेवल्स किया हुआ है, अगर हम नीचे लाते हैं, शिफ्टिंग इसकी नीचे लाते हैं, मान लेते हैं इन दोनों में पाथ डिफरेंस यहाँ 0 यानी ब्राइट यहाँ आ रहा है, तो देखेंगे कि इसको और भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, पहले से ज्यादा ट्रेवल किया है, और नीचे ला दें तो और ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना, यानी इतना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक। अगर मान लीजिए हम यहाँ लाते हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया और ये थोड़ा सा कम हो गया,
तो ये हो सकता है कि इसके ऊपर ही कहीं इन दोनों में पाथ डिफरेंस 0 होगा और ब्राइट फ्रिंज इधर शिफ्ट होगी, क्योंकि ये इस वक्त कम है, ये ज़्यादा है, तो ये ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होकर के उसके बैलेंस हो सकती है। तो इसीलिए ब्राइट फ्रिंज जो है हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट करी जाती है। तो वही मान लेते हैं कि y0 दूरी से अगर ये विस्थापित कर जाती है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम दूरी जो हमेशा सेंटर से नापते हैं, तो पहले यहाँ जैसे ब्राइट रहा होगा, डार्क रहा होगा, ब्राइट रहा होगा, डार्क रहा होगा, ब्राइट रहा होगा, मान लेते हैं ये खिसक करके यहाँ चली गई, तो इतनी दूरी का भी तो इतना ही शिफ्ट हुआ होगा। कहने का मतलब ब्राइट मान लीजिए यहाँ आ गया, तो बाकी उठ करके यहाँ, तो कितनी दूरी ऊपर गए होंगे, y0 ही दूरी तो ऊपर गए होंगे। और एक चीज और होती है कि जो शिफ्टिंग केवल होती है, विड्थ की चौड़ाई कम नहीं होती है। और कहने का मतलब ये होता है कि इधर जो विड्थ बनती है, जैसे कि मान लेते हैं ये ब्राइट था, ये डार्क था, ये ब्राइट था और ये डार्क था, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब ये B1 है, मान लीजिए B2 है, ये D1 है और D2 है। तो विड्थ जो बीटा होती है वो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट के बीच की दूरी या कॉन्सेक्यूटिव डार्क के बीच दूरी, इसको हम लोग जो ब्राइट होता है उसको मैक्सिमा भी कहा जाता है, जो ब्राइट होता है उसको मैक्सिमा भी कहा जाता है ना, और डार्क को मिनिमा कहा जाता है। और ब्राइट को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, डार्क को विनाशी व्यतिकरण भी कहा जाता है। तो इसे भी बीटा कह सकते हैं, इसे भी बीटा कह सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर ब्राइट के बीच का लेंगे तो ये वाली दूरी जो है विड्थ द ऑफ, मतलब है कि ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोला जाता है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अगर हम डार्क ले रहे हैं तो ये बीटा ब्राइट बीच में पड़ रहा है, तो ये वाली को हम लोग जो इतनी है इसे हम लोग दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो कहने का मतलब होता है कि किसी भी ब्राइट का या डार्क का जो विड्थ होता है, V होता है, वो ये होता है। ये जो चौड़ाई होती है या तो किसी ब्राइट फ्रिंज की होती है या तो किसी डार्क फ्रिंज या अदीप्त की होगी या दीप्त की होगी। अगर दो कॉन्सेक्यूटिव अदीप्त लेंगे तो ये चौड़ाई जो अदीप्त की कहलाएगी। अगर दो क्रम से ली गई ब्राइट फ्रिंज लेंगे तो ये वाली जो है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी। कहने का मतलब अगर एक तरफ से देखें तो कहने का मतलब है कि एक फ्रिंज की चौड़ाई में आधा ब्राइट आती है और आधा डार्क आती है एक तरह से। कभी कभी क्या होता है कि आधी ब्राइट और आधी डार्क को जोड़ दिया जाए तो वो भी फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है आधा इसका ले लिया जाए, आधा इसका ले लिया जाए, है ना। ये वाला पोर्शन अगर हम पूरा ले रहे हैं इसका, तो ये पूरा मान लीजिए ब्राइट का हो गया, इस हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा डार्क का हो गया, आधा आधा हिस्सा, तो दोनों मिल करके ब्राइट विड्थ बनता है। ये डार्क का आधा है, अरे ब्राइट का, और ये डार्क का आधा है, तो मिला करके एक विड्थ बनता है। तो यानी हर एक फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें तो ये बीटा है। फ्रिंज मतलब एक फ्रिंज की बात हो रही है तो बीटा। तो कहने का मतलब है कि इसमें इतनी दूरी से सारी शिफ्टिंग होगी, तो इतनी दूरी में कितनी फ्रिंजें हैं, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई से भाग दे दिया हमने, एक फ्रिंज की चौड़ाई से भाग दे दिया गया, तो इतनी शिफ्टिंग हो गई। तो मान लीजिए एक फ्रिंज की ये मान लीजिए 10 मीटर शिफ्ट कर गया, ठीक है, और एक फ्रिंज की चौड़ाई 2 मीटर है, तो इसके अंदर कितनी फ्रिंज हो गई, 5 फ्रिंज शिफ्ट कर गई। कितनी होगी, 5 फ्रिंज होंगी। अब 5 में हो सकता है कि 3 ब्राइट रही होंगी
और 2 डार्क, या 3 डार्क 2 ब्राइट, लेकिन 5 फ्रिंज क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले से वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक नई चीज आप पढ़ रहे हैं, आखिरी टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिसका डेरिवेशन नहीं है, केवल ऊपर से बात करेंगे। पतली फिल्म से परावर्तित प्रकाश का परावर्तीकरण या जल के पृष्ठ पर फैली तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन क्यों दिखाई देती है ना। ये भी प्रश्न हो सकता है कि जल के पृष्ठ पर फैली तेल की परत सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है, या साबुन के बने बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं प्रकाश में। तो ये व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। ठीक, किस कारण से? व्यतिकरण की घटना के कारण से होता है। ऐसा व्यतिकरण की घटना के कारण से होता है। या आप ये भी दिखा सकते हैं, या पतली फिल्म से परावर्तित प्रकाश का व्यतिकरण कर सकते हैं, या आप इस तरह का हेडिंग डाल लें कि जल के पृष्ठ पर फैली, जल की पृष्ठ पर फैली तेल की परत का, तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। क्यों दिखाई देती है उसका आंसर है। उसी तरह साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो ये किस घटना के कारण होता है? तो ये व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे। तो पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि जल के पृष्ठ पर फैली तेल की परत, जल के पृष्ठ पर फैली तेल की परत सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में व्यतिकरण की घटना के कारण, व्यतिकरण की घटना के कारण रंगीन दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। अभी हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, फिर फिगर बना करके उसको समझाएंगे। ठीक है, तो किस घटना के कारण ऐसा होता है? व्यतिकरण की घटना के कारण ऐसा होता है। अब हम लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश के पृष्ठ पर, जब श्वेत प्रकाश जल के ऊपर फैली, या जल के पृष्ठ पर फैली तेल की पतली, जब श्वेत प्रकाश जल के पृष्ठ पर फैली तेल की, देखिए वहां पे उसकी 2 परत बनती है। तेल की पतली फिल्म पर आपतित होती है ना, तो उस फिल्म में 2 परत होती है। अभी हम फिगर बना के दिखाएंगे, हालांकि वो दिखती नहीं, हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे, जूम करके। तो तेल की पतली फिल्म परत पर, तेल की पतली फिल्म या पतली परत लिख सकते हैं, पर आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। तो इसका होता क्या है कि इस कुछ भाग इसके ऊपरी पृष्ठ से, अभी हम फिगर बनाएंगे तो 2 परत होती है इस तरह से।
जब श्वेत प्रकाश की किरण आती है इस पे तिरछे या आपतित, तो इसका कुछ भाग तो ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ भाग निचले पृष्ठ पर आता है और यहां से परावर्तित होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है यहां से फिर परावर्तित होके जाता है। ठीक है ना, वायु सघन से विरल में जाता था, विलंब से दूर हट जाता। तो ये दोनों जाकर जब अध्यारोपित होते हैं तो उसके कारण कलरफुल चीज दिखाई देती। अध्यारोपण के कारण कलरफुल वही मैक्सिमा मिनिमा बनता है, तो कलरफुल चीजें बनती हैं। ठीक है, ठीक। तो यही चीज हम थोड़ा लिख लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड डिवीजन के कारण व्यतिकरण है, यानी कला संबद्ध स्रोत मिल रहे हैं। तो लिखेंगे कि तो फिल्म आपतित होती है तो परत या फिल्म के ऊपरी पृष्ठ से प्रकाश का कुछ भाग फिल्म के ऊपरी परत से परावर्तित होता है तथा कुछ भाग निचले पृष्ठ से परावर्तित होता है। निचले पृष्ठ से परावर्तित होता है। निचले पृष्ठ से क्या होता है? परावर्तित होता है। दोनों पृष्ठों से परावर्तित प्रकाश के तरंगों में जब अध्यारोपण होता है तो वही व्यतिकरण की घटना दिखाई देती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए तेल की दो परत होती है, फिल्म बनती है जल के ऊपर, एक ये प्रकाश श्वेत प्रकाश इस पे आपतित होता है तो कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग जैसे इधर आता है, अंदर आता है और इस निचले भाग से परावर्तित होता है और फिर यहाँ पे जा करके अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो रेज हैं, इस रेज में जो पथांतर होता है, इन दोनों के रेज में वो पथांतर होता है, जबकि यहाँ पे उसका प्रूफ हम नहीं देंगे, इसको प्रूफ किया गया हायर क्लासों में। ठीक है, 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 का पथांतर है। ठीक, लैम्डा बाई 2 का पथांतर होता है, जहां पे r जो है अपवर्तन कोण होता है। जहां पे r क्या होता है? अपवर्तन कोण, मतलब ये वाला कोण। t जो है ये पतली फिल्म है, उस परत की मोटाई होती है। ठीक है, और म्यू जो है ये अपवर्तनांक है, इस फिल्म परत का क्या है? अपवर्तनांक है। और एयर है, इधर वायु है, वायु का अपवर्तनांक तो 1 होता है, जिसको अगर हम कहें ये μ2 μ1 जो है 1 है, μ2 जो है म्यू के बराबर। ठीक, लैम्डा बाई 2 पथांतर कहां से आया? देखिए, जब कोई रेस विरल से सघन में जाती है, यानी किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और वो परावर्तित होती है, तो उस रेज में 180 अंश का कलांतर हो जाता है। जैसे कि पहली वाली, यहाँ का अपवर्तनांक μ1 है और यहाँ का μ2 है, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 है। तो देखिए, विरल से सघन में आई, तो जैसे ही परावर्तित होगी इस रेज में, जिसको फर्स्ट मान लो, 180 अंश का कलांतर हो जाता है। कितना? 180 अंश का कलांतर। कहने का मतलब है कि जैसे कोई दृढ़ पृष्ठ है, यानी जिसका घन अपवर्तनांक ज्यादा है, जैसे कोई रेज आई है ना,
इस तरह से आ रही है, ठीक, और इससे अगर टकरा रही है तो कहने का मतलब है इसकी कला में 180 अंश का कलांतर हो जाता है। जब ये जाएगी तो ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। लेकिन अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम को ऐसा हो जिसका अपवर्तनांक इधर ज्यादा इधर कम है, तो मान लीजिए अगर ऐसे रेज आई तो जब जाएगी तो ऐसा ही जाएगी जैसे आई थी, यानी कला में अंतर नहीं होगा, जीरो कलांतर, ठीक, अपोजिट नहीं होगी, ठीक है ना, परावर्तित होगी तो कलांतर में। तो देखिए यहाँ पे विरल से सघन में आ रही थी 180 अंश का कलांतर, ये वाली रे जो अंदर चली गई, ये देखिए सघन में है, सघन से विरल वाले में, क्योंकि इसके नीचे क्या कौन सा माध्यम है, विरल है, आई, तो सघन से आई विरल वाले परत पे, तो यहां से टकराई तो इसमें कोई कलांतर नहीं होगा तरंग में, और यहाँ तो अपवर्तित हो रही है, ठीक है, ठीक, यहाँ अपवर्तित हो रही है तो कलांतर तो वही रहेगा, बदलेगा है नहीं, क्योंकि उसी डायरेक्शन से वेव जाएगी, बशर्ते वेवलेंथ छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। तो पहली वेव और इस वेव में अगर देखा जाए तो कलांतर कितना का हुआ, 180 अंश का हुआ, कितने का हुआ, 180 अंश। तो 180 अंश कलांतर हुआ तो पथांतर कितना होगा, तो हम जानते हैं फाई बराबर 2 पाई अपान लैम्डा एक्स, और ये हो गया 180। 180 को हम लोग अगर हम रेडियन मतलब पाई में बदलें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। तो इधर अगर हम 2 पाई और इधर 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स, तो 2 पाई पाई मतलब 180 होता, सॉरी केवल पाई रहेगा, 2 पाई नहीं, तो पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स कितना आया, लैम्डा बाई 2। तो यानी कि पथ में एक्स्ट्रा, हालांकि अगर यही कलांतर नहीं होता तो पथ में तो केवल पथांतर इतना होता, 2 म्यू टी कास आर के बराबर होता। कितना पथांतर होता, कितना, केवल इतना, क्योंकि ये रे अगर यहां से इस पे लंब डाल दें तो ये रे वाई में इतना चली, लेकिन ये वाली रे मीडियम में इतना चली, यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवर्स करके आ रही, मतलब ट्रेवल करके आ रही। देखिए यहां से यहां तक, और ये केवल यहीं तक अगर यहाँ की बात करें तो, क्योंकि यहां से ये बराबर जा रही हैं, यहां से इस पे लंब डालिए तो ये जो आगे वेग बढ़ रही है यहां से तो बराबर जा रही हैं, लेकिन इसके पहले ये इतना कम पथ और ये इतना ज्यादा। कहने का मतलब अगर इसको हम ए बी सी डी रखें तो पथों में अंतर क्या हो जाएगा, देखिए ये ट्रेवर्स करेगी ए बी प्लस बी सी और वो केवल ए डी। तो चूंकि ये मीडियम में, ये वायु में गई इतनी और ये मीडियम में जा रही है जिसका अपवर्तनांक है, तो ये वाई में कितना ट्रेवर्स करेगी, तो इसमें म्यू से गुणा कर देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवर्स करेगी। तो कहने का मतलब ए बी प्लस बी सी और म्यू माइनस ए डी कर देंगे तो जो आएगा वो यही आएगा, 2 म्यू टी कॉस आर। ये पाथ डिफरेंस आ है और एक पाथ डिफरेंस इसके आगे है, और वो 180 कलांतर होने की वजह से, इसलिए यहाँ पे पाई बाई 2 इतने का कलांतर इसमें आ जाता है। कितने का, लैम्डा पाई बाई 2। क्यों, 180 कलांतर के कारण। इस रे में कितने का कलांतर, 180 का। अगर हम पाथ में उसको बदलें तो लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस इसके वजह से आ रहा है पाथ। तो टोटल पाथ डिफरेंस ये आ गया, ठीक है, टोटल पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो अगर ये कलांतर ना होता तो ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 इसमें नहीं ऐड किया जाता था, टोटल पाथ डिफरेंस ये हुआ। लेकिन अगर यही रेस तिरछे ना होकर के अगर अभिलंबोत आपतित होती ऐसे, तो कहने का मतलब आई भी 0 हो जाता तो आर भी 0 हो जाता, तो यहां से कास आर इक्वल टू 0 हो जाता।
अरे 1 हो जाता, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती 1, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाता दोनों रेज में 2 म्यू टी, और cos r का मान 1 हो गया तो प्लस लैम्डा बाई 2, प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है, इन दोनों रेज में इतने का। हालांकि इसका कुछ भाग पारगमित भी होता है, जैसे यहां गई तो ये फिर वापस आएगी। ठीक है, इसका यहाँ पे देखिए ये पारगमित होगी, फिर यहाँ चली गई तो यहाँ आई तो इधर भी जाएगी, फिर ये पारगमन। इन दोनों के कला में जो अंतर होगा भाई, इस दो रेज हैं इनमें कलांतर 0 हो जाएगा भाई। चलिए मिटा के बता रहे हैं। अब जैसे ये गई रेस, ये अब आई, इधर गई, फिर इधर, फिर अपवर्तित हो गई, और ये यहीं से मीडियम, लेकिन इसका कुछ भाग फिर परावर्तित होगा। ठीक है, फिर पारगमित भी होगा, इसका भी पारगमित होगा, और का फिर ये चलता रहेगा। तो देखिए ये दोनों रेस में कोई कलांतर नहीं होगा, तो इसमें पाथ डिफरेंस जो आएगा, क्योंकि देखिए सघन से विरल में जा रही है ना, तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं, तो इसमें केवल पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी होगा, और इन दोनों वाले में जो होगा वो होगा 2 म्यू टी। अगर अभिलंबोत की बात करें, मतलब cos r अगर ले लिया जाए, तो अभिलंबोत होंगी तो cos r हट जाएगा, इसमें प्लस लैम्डा बाई 2 होगा। तो इसके लिए ये पाथ डिफरेंस होगा, इसके लिए ये पाथ डिफरेंस होगा। अगर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, तो कहने का मतलब है कि देखिए इसमें तो कोई कलांतर नहीं हुआ। अगर अभिलंबोत की बात करें तो cos r हट जाएगा, तो 2 म्यू टी हो गया, और ये हो गया। अगर cos हट जाए, अभिलंबोत की बात करें, तो प्लस लैम्डा बाई 2 होगा, ये पथांतर हुआ। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए या दीप्त फ्रिंज के लिए या मैक्सिमा बनने के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए 2n पाई, क्या होना चाहिए पथांतर, क्या होना चाहिए 2n पाई, जहां पे n बराबर क्या होना चाहिए 0 1 2 3। तो लेकिन चूंकि पथांतर हमारा हो कितना रहा, उसी से इससे क्या कर देंगे, उसी से क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, है ना। तो हमारा पथांतर आया कितना है 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2, ये होना चाहिए 2n पाई। अब इसको अगर हम देखें, लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा पथांतर हो गया ना, इसमें तो कोई पथांतर नहीं हो रहा है अलग से, इसमें केवल पथांतर 2 म्यू टी हो रहा है, इसमें इन दोनों रे में लैम्डा बाई 2 का अंतर आ रहा है। तो अगर यहां से देखें तो 2 म्यू टी बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक, क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग n बराबर अब क्या रखेंगे 1 2 3 ऐसे करके। ठीक, तो उस कलांतर के वजह से इसका पाथ लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर कलांतर ना होता, रेस सीधी सीधी आती, तो 2 म्यू टी पथांतर हो गया। तो ये कौन सी ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 जो हो गई, ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए यानी कि संपोषी व्यतिकरण के लिए ये कंडीशन बन गई 2 म्यू टी। अब ये जो कंडीशन बनी है 2 म्यू टी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, अब ये रचनात्मक के लिए बन गई, क्योंकि रचनात्मक के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई। अरे सॉरी, ये 2n पाई कहां से हम कर दिए, वो तो कलांतर होना चाहिए ना, n लैम्डा होता है, सॉरी n लैम्डा, तो ये n लैम्डा होगा, सॉरी n लैम्डा। इसके लिए हमने n 1 2 3 लिखा था, लेकिन अब देखिए अब इसे धन पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ इसको मिटा दें
इधर λ/2 होगा, इसे अगर हल करें λ/2 कॉमन ले लेंगे तो 2n-1 λ/2 होगा। तो 2μt जो होगा ये कंडीशन जानते हैं, आ तो रही है उस ये कंडीशन इस केस में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए आएगी और n की वैल्यू 1 2 3 ऐसा होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज है विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए। हाँ, तो अब क्या है कि अब मान लीजिए कि ये जो है जब μt अपन 2-1 λ/2 आएगा तो n बराबर 1 2 3 4, तो ये समपोषी व्यतिकरण होगा। यहाँ पे क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण के लिए। अब ये प्रतिबंध देखिए उलट गए। देखिए ऐसा प्रतिबंध किस में आया था, पथांतर जब ये होता है दोनों रेज में ऑलरेडी, तो यहाँ पे तो ये आएंगे तो इसमें तो सेम होगा, इसमें λ/2 का डिफरेंस हो जाता है। तो वही तो ये दोनों रेज में शुरू से जब आपतित हो रही हैं उस समय ये पथांतर ऑलरेडी इसमें 2μt है ना, इसमें भी वही है, क्योंकि ये वाली रेस यहाँ से यहाँ तक इतना एक्स्ट्रा पाथ चल रही है और ऊपर जा रही है तभी एक्स्ट्रा पाथ हो रही है। तो अब जैसे पाथ में वहाँ पे हमने जब व्यतिकरण पढ़ाया था तो पाथ डिफरेंस λx था, तो λx के बराबर सारी कंडीशन लिखते थे। अब यहाँ पे दोनों रेज में पाथ डिफरेंस 2μt होगा अगर ये अभिलंबवत आपतित होती हैं तो, है ना। लेकिन यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही रहेगा, यहाँ पे λ/2 का डिफरेंस हो जाता है। तो समपोषी व्यतिकरण की ही तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई थी कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, a। अब विनाशी व्यतिकरण की यानी विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन क्या होगी, विनाशी व्यतिकरण के लिए तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा μt प्लस λ/2, तो ये होता है 2n-1 λ/2। तो देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम प्लस रखेंगे λ/2 की जगह अगर यहाँ प्लस रखेंगे तो प्रतिबंध बन नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या माइनस लिखते हैं। हालांकि होता क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस माइनस लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस, तो यहाँ पे λ/2 है तो यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो ये प्रतिबंध आता आगे इसके प्लस माइनस होना चाहिए। तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, तो इसके लिए जब हम प्रतिबंध निकालेंगे 2 क्योंकि हम अगर सिर्फ प्लस लेंगे तो प्रतिबंध नहीं बनेगा, यहाँ पे इसके लिए माइनस वाला लेना होगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेंगे तो भी बन जाएगा, बहुत करेगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे तो n की वैल्यू 0 से शुरू करनी होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस वाला पोर्शन या तो आप λ/2 एक्स्ट्रा कर लो या तो λ/2 कर लो, तभी कलांतर इन दोनों के बीच 180 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ले लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे महत्व माइनस को देंगे। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे, आप करके देखिएगा, इधर माइनस वाला इधर लेके आइएगा तो हमारा बन जाएगा 2n λ/2, या इसको हम प्लस माइनस कह सकते हैं n लैम्डा 2μ2। देखिए हमने विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन लगाई, तो ये विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन आ गई। यहाँ पे अब n बराबर 0 1 2 3 ऐसा रख सकते हैं। अब देखिए हमने व्यतिकरण की जो कंडीशन पढ़ी थी पथांतर की, तो ये समपोषी के लिए आता था और ये विनाशी के लिए, लेकिन जब हमने इसमें पाथ डिफरेंस को इक्वेट किया इसके पाथ डिफरेंस से, जो हमारा जनरल फार्मूला था पाथ डिफरेंस n लैम्डा को इस पाथ डिफरेंस से इक्वेट किया, तो इसकी जो कंडीशन आई ये तेल की फिल्म रंगीन तेल की फिल्म के लिए, तो ये देखिए ये वाली कंडीशन आ गई बिना समपोषी व्यतिकरण के लिए, ये वाली कंडीशन आ गई विनाशी व्यतिकरण के लिए, ठीक है ना। फर्क यहाँ थोड़ा सा प्लस माइनस दोनों लिया गया है ताकि यहाँ का जो ये रिजल्ट आए वो गलत ना आए। यहाँ पे अगर प्लस माइनस आप दोनों लेंगे तो सही आएगा,
यहाँ पे अगर प्लस लेंगे तो ये एन लैम्डा ना के आके कुछ और हो जाएगा। तो कंडीशन आप प्लस माइनस मतलब लैम्डा बाई 2 का अंतर रहेगा, चाहे आप उसको ऐड कर दीजिए चाहे डिफरेंस कर दीजिए, ठीक। तो ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक। तो इसको हम मिटा करके आप लिख देते हैं। देखिए जस्ट अपोजिट आया है। ये वाली कंडीशन उसमें क्या होती थी, संपोषी के लिए, ये क्या होती, विनाशी के लिए, लेकिन इसके लिए उलट गई। लेकिन एक चीज और भी देख लीजिए यहाँ पे, इन दोनों के लिए, इन दोनों रेस के लिए जो अपवर्त वो होती है, निर्गमित होती हैं, क्या होती हैं, जो बाहर आती हैं, क्या आती हैं, जो बाहर निर्गमित होती हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो पारगमित एक तरह से होती है। तो पारगमित में तो कोई लैम्डा बाई 2 का झंझट होता नहीं है, तो पारगमन के लिए तो वही होता है। इसको मिटा दें, तो पारगमन के लिए तो वही होता है। पारगमित के लिए देखिए इसमें कोई लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस नहीं होता है, कोई कालांतर नहीं होता है इसमें। तो कहने के लिए पारगमित किरणों के लिए तो वही कंडीशन होगी, पारगमन गमित के लिए, किरणों के लिए संपोषी व्यतिकरण जो होगा के लिए जो कंडीशन होगी 2 म्यूटी हो जाएगी एन लैम्डा, और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगी, जो नहीं दिखाई दे, विनाशी मतलब वहां काला हो जाएगा, 2 म्यूटी हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये उसका सेम है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी तो हमें इसमें कुछ लिखना है, हमने लिखा नहीं है, कि देखिए यहाँ जो परावर्तित किरण अगर कहीं पे आप देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसमें जो कलर चमकेगा वो कलर यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि इसमें जो कलर अनुपस्थित होगा वो कलर यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ पे जो कलर अनुपस्थित होगा वो कलर यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे जो उपस्थित होगा वो यहाँ नहीं दिखेगा, और यहाँ पे जो उपस्थित होगा वो यहाँ नहीं दिखेगा। यानी एक दूसरे के पूरक कलर यहाँ होंगे। यहाँ जो कलर दिखाई देगा उसका पूरक कलर यहाँ नहीं दिखाई देगा, और यहाँ जो नहीं दिखाई देगा उसका पूरक कलर यहाँ दिखाई देगा। यानी कि कुछ कलर इधर दिखाई देंगे देखने पर, कुछ कलर इधर चमकेंगे, और कुछ कलर नीचे की तरफ से देखेंगे तो चमकेंगे। तो इसीलिए जहाँ रंगीन दिखाई देता है, तेल की फिल्म क्या होती है, रंगीन दिखाई देती, तो उसमें सारे कलर नहीं होते। जहाँ जो ब्राइट फ्रिंज बनाते हैं वही चमकते हैं, और जो डार्क बनाते हैं नहीं दिखते हैं, वो नहीं चमकते हैं। और यहाँ पे यानी यहाँ पे एक दूसरे के पूरक कलर दिखाई देंगे। यहाँ जो कलर दिखे यहाँ अनुपस्थित, यहाँ जो दिखे यहाँ उपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है ना। तो एक दूसरे के पूरक कलर एक दूसरे जगह दिखेंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि रेस सघन से विरल में आ रही है, और यहाँ पे ये वाली रेस जो है वो सघन से विरल, सघन से और विरल से सघन में आ रही है। लेकिन जो ये वाली रे है वो कहाँ से जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। इस वाली रे में तो कोई पाथ कालांतर नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा 180 का। इसलिए ये दोनों, ये वाली तो उसी के सेम कला में आ रहे थे जैसे ये है, लेकिन ये वाली ऐसे ही आई 180 अंश का कलांतर, जिसके संगत पाई लैम्डा बाई 2 का पथांतर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम फिर अभी बनाते हैं, समझा दिया, अब थोड़ा सा लिख लिया जाए। इसमें पृष्ठ से परावर्तित होता है, ठीक है। दोनों पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश तरंगों में, दोनों पृष्ठों से परावर्तित प्रकाश तरंगों में, ठीक है ना, दोनों पृष्ठों से परावर्तित प्रकाश तरंगों में कितने का पथांतर उत्पन्न हो जाता है, 2 म्यू टी। अभी बताएंगे टी क्या है, cos r प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 का, यह ऐसा ही लिखा जाता है। अगर हम सिर्फ प्लस लिखेंगे तो वहाँ वही परेशानी आएगी। लैम्डा बाई 2 ज़्यादा हो गया या कम हो जाएगा, दोनों कंडीशन हो सकती है ना। लैम्डा प्लस माइनस इसे लिखा जाता, तो म्यूटी cos r का पथांतर उत्पन्न हो जाता है, पथांतर
उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जब परावर्तित किरणों के बीच व्यतिकरण होता है ना, जब परावर्तित अथवा पारगमित, ये भी लिख दीजिए, अथवा पारगमित किरण, अच्छा चलिए, जब परावर्तित किरणों के बीच व्यतिकरण होता है की घटना होती है तो फिल्म रंगीन दिखाई देती है। तो तेल की फिल्म रंगीन दिखाई देती है तथा यह भी लिख दिए, पारगमित किरणों के बीच का पथांतर क्या होता है? पथांतर केवल होता है 2μT cos r होता है। इनके बीच व्यतिकरण के कारण, है ना, वही चीज यहाँ होती है। पारगमित किरणों के बीच का पथांतर जो होता है, यहाँ पे लिखिए पथांतर, तो उनमें λ/2 का यानी उन किरणों में कोई कला नहीं हो, अंतर नहीं होता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको जो है मिटाते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ तेल की 2 परत होती है जिसकी मोटाई क्या है, T है, अपवर्तनांक म्यू है मान लीजिए, यानी इसको μT बराबर म्यू मान लीजिए, और इधर μ1 बराबर 1 है, जिसको इसकी मोटाई इतनी है। अब एक रे आती है इस पे, है ना, यहाँ पे आती है, ये कोण R है, ये I होगा। ठीक है, तो कुछ भाग यहाँ से परावर्तित होता है, यहीं से परावर्तित हो जाता है, और कुछ भाग यहाँ से परावर्तित होता है, फिर जाके यहाँ पे अपवर्तन हो जाता है। फिर ये यहाँ से आते हैं और कुछ भाग फिर परावर्तित हो जाता है, कुछ अपवर्तित होता है ना। तो यहाँ पे जो है पथांतर दोनों रेज में जो होता है, अगर देखा जाए तो 2μT cos r ± λ/2 का होता है, और यहाँ पे होता है केवल 2 cos r। ठीक, क्योंकि ये जो है इनमें, क्योंकि ये सघन से विरल में दोनों आ रही हैं, तो कलांतर इन दोनों रे में कोई नहीं होता, और यहाँ पे कलांतर इस वाली रे में 180 अंश का कलांतर हो जाता है, और इसमें नहीं होता, तो इन दोनों में कलांतर हो जाता है 180 के मुकाबले अगर पथ में देखें तो λ/2 का। तो यदि प्रकाश किरण जो है लंबवत आपतित हो तो I = 0, तो इसलिए R = 0, पथांतर कितना हो जाएगा, 2μT हो जाएगा ± λ/2, है ना। परावर्तित किरणों के बीच, और 2μT हो जाएगा निर्गत किरणों के बीच। यानी रियलिटी में अगर ये सघन से विरल में नहीं जाती, विरल से सघन में नहीं आती, तो इसमें भी यही पाथ डिफरेंस होता, मेन हमारा पाथ डिफरेंस यही होता। तो जो पाथ डिफरेंस होता है उसके जनरल फार्मूले से उसको इक्वेट कर देते हैं। तो हमारा पाथ डिफरेंस व्यतिकरण होने के लिए, रचनात्मक व्यतिकरण होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पाथ डिफरेंस एक में ये आ रहा है, एक में ये आ रहा है, तो इसी को इक्वेट करना है ना।
तो रचनात्मक मतलब समपोषी व्यतिकरण के लिए पाथ डिफरेंस ये होगा म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 होना चाहिए प्लस माइनस 2 एन लैम्डा होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पाथ डिफरेंस रे में है म्यू टी, यानी ये तो पाथ डिफरेंस है ही इसके वजह से, दो परत के वजह से, ये तो कलांतर के वजह से, वहां पर भी कलांतर की वजह से ही तो पाथ डिफरेंस ये आया है कि दोनों रे में इतने का कलांतर होगा तो पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पे हाई वाला कलांतर है, ये तो पाथ डिफरेंस इन दो रे में फिक्स रहेगा। आप पारगमित हो रही हैं तो यही आ रहा था, ये पाथ डिफरेंस ये है इसमें। तो इसके लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आएगा, तो जहां पे n बराबर 1 2 3 4 ऐसे आएगा, है ना। उसी तरह से विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन निकाल रहे हैं, तो 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, मतलब जस्ट बदल जाएगी। इसके लिए हम माइनस वाला यूज करेंगे, प्लस वाला नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू टी के लिए आएगा प्लस माइनस n लैम्डा, इसमें ये कंडीशन आएगी और इसमें ये कंडीशन जस्ट अपोजिट, जबकि n बराबर 0 1 2 3 ऐसे आएगा, ठीक है। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए इसमें इस कंडीशन में समपोषी व्यतिकरण के लिए ये कंडीशन है, विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन जो हमारा पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी जो रेज में होगा, हम कैलकुलेट करके जो निकालेंगे, इस दोनों की बात छोड़िए, यानी कि यहां से यहां तक की बात करें, इसमें और इसमें, इतने वाली रे में जो y में चली है और इसमें ये वाली की बात ना करें, क्योंकि इन दोनों में ऑलरेडी एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 का हो जा रहा है ना। इसमें बात करें, इस जो y में चली गई है और जो फिल में चली है, इन दोनों के में फिक्स जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो इतना रहेगा, तो इसलिए जनरल वैल्यू बन गई इसकी। तो ये इतने के बराबर होगा तो समपोषी व्यतिकरण होगा, और ये इतने के बराबर होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा। उसी पारगमित किरणों के बीच तो ये फिक्स यही रहेगा पाथ डिफरेंस, अगर वो लंबवत आपतित हो रही है ना। तो उसके लिए तो पारगमित किरणों के लिए क्या होगा, पारगमित किरणों के लिए समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन की शर्त क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी 2 म्यू टी, चाहे तो प्लस माइनस लगाइए चाहे दोनों लगाइए, n प्लस माइनस लैम्डा, और विनाशी व्यतिकरण के लिए 2 म्यू टी जो होगा वो प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे n बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे होगा, यहाँ पे 1 बराबर 1 2 3, मतलब जस्ट अपोजिट कंडीशन, ये वाली तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी परावर्तित किरणों के बीच, और अपतित किरणों के पारगमित किरणों के बीच में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज और है कि यहाँ पे जो दीप्त फ्रिंजे बनेंगे, जो कलर यहाँ दिखाई देगा वो कलर यहाँ नहीं दिखाई देगा, और जो कलर यहाँ दिखाई दिया वो यहाँ नहीं दिखाई दिया, यानी एक दूसरे, इस जो कलर यहाँ दिख रहा है उसका पूरक कलर यहाँ दिखेगा, जो कलर यहाँ दिख रहा है तो उसका पूरक कलर यहाँ दिखेगा, यानी जो यहाँ अनुपस्थित है वो यहाँ दिखेगा, जो यहाँ अनुपस्थित है वो यहाँ दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, बस इसके में थोड़ा सा लिख लिया जाए, ठीक। चलिए,
ठीक है। अब अगर हम देंगे कि किसी विशेष रंग की बात करेंगे, अगर आंख में पहुंचने वाली तरंगों के बीच अगर पथांतर जो है, दो समीकरण बनाए थे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2, सॉरी आप हमने जो पहला निकाला था कंडीशन यहाँ पे वो 2 म्यू टी जो परावर्तित के लिए प्लस माइनस 2n-1 λ/2 आया था और n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से आया था, तो इसको समीकरण 1 मानिए और 2 म्यू टी बराबर आया था प्लस माइनस n लैम्डा, तो n बराबर 0 1 2 3, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। देखिए ये विनाशी व्यतिकरण है तो ये कलर तो वहां दिखेंगे नहीं, ये संपोषी व्यतिकरण है तो ये कलर वहां दिखेगा, है ना। तो आप वहां पे थोड़ा सा जस्ट समीकरण नंबर 1 2 लगा दीजिएगा। पारगमन वाली चीज को मत ध्यान दीजिएगा, पारगमन वाले में वही है कि जो रंग पारगमन में चला आएगा वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो वही चीज दिखाएंगे। तो इसमें ये लिखा है कि किसी विशेष रंग के लिए आंख में पहुंचने वाली, लिखेंगे किसी विशेष रंग के लिए आंख में पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर समीकरण, है ना, समीकरण 1 के अनुसार हो तो 1 के अनुसार हो तो फिल्म क्या करेगी, तो इस रंग के कारण हो तो इस रंग के कारण फिल्म रंगीन दिखाई देगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन किसके लिए है, संपोषी के लिए दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर पथांतर समीकरण नंबर 2 के अनुसार हो, यदि पथांतर समीकरण नंबर 2 के अनुसार हो तो यानी इस वाले, तो ये तो विनाशी व्यतिकरण के लिए है, तो इस रंग के कारण फिल्म रंगीन नहीं दिखाई देगी, हो तो इस रंग के पूरक रंग के कारण, यानी जो पारगमित हो रहा है ना उसके पूरक रंग के कारण फिल्म रंगीन दिखाई देगी। यानी वो रंग तो वहां से गायब हो जाएगा लेकिन उसके पूरक रंग वहां पे दिखेंगे, है ना। वो रंग वहां से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, लेकिन उसके पूरक रंग क्या हो जाएंगे, वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसके पूरक रंग के कारण फिल्म रंगीन दिखाई देगी, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये वाली, क्योंकि ये विनाशी व्यतिकरण है तो जिस रंग के कारण बीच विनाशी व्यतिकरण हो रहा है वो तो रंग वहां पहुंचेगा नहीं, क्योंकि डार्क फिल्म बनेगी और संपोषी होगा वही पहुंचेगा, तो उसके जो पूरक रंग है, जिस रंग की हम बात कर रहे हैं वो दिखाई देंगे, है ना। बाकी वो कलर नहीं दिखाई देगा। वो कलर कहाँ दिखाई देगा, इस वाले में, पारगमन वाले में, अगर इस कंडीशन की बात करें तो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो कलर पारगमन में दिखाई देंगे वो उधर नहीं दिखाई देंगे, और जो कलर उधर दिखाई देंगे वो पारगमन में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। यानी एक दूसरे के पूरक कलर दिखाए, यानी इसमें जो कलर नहीं दिखाई देगा उस कलर का पूरक इधर दिखाई देगा, और जो कलर उधर नहीं दिखाई देगा उस कलर का पूरक उधर दिखाई देगा, है ना। तो एक दूसरे, अब यहाँ पे जैसे क्या है, एक ही कलर वहां पहुंचा, क्योंकि उसके ये वाला अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो रंग पहुंचेगा,
है ना। और बाकी दूसरी कंडीशन अगर फॉलो हो रही तो उधर ये रंग ना पहुंच के इसके पूरक रंग उधर जाएंगे, अगर दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक उसी तरह से पारगमन में जो रंग दिखाई देगा वो उधर नहीं दिखाई देगा, जो उधर दिखाई देगा वो पारगमन में नहीं दिखाई देगा। ठीक सीधी बात। तो इस तरह से फिल्म जो है, तेल की फिल्म हुआ, साबुन के बुलबुले हुए, वो सब रंगीन दिखाई देते हैं व्यतिकरण की घटना के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के वीडियो लेक्चर में हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।